गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हमारा सेशन भी अच्छे से आपको यूज यूज आ रहा होगा, अच्छे से उस पर कर पा रहे होंगे, उसको पढ़ पा रहे होंगे और नोट कर पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम की डेट सभी तो खैर नहीं आई, बट जल्दी आने वाली एक डेढ़ महीने में आ जाएगी। तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना है अपने आप को, और टेस्ट भी लगाते रहना है रोज। और प्रिपेयर अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहोगे, अपने जो जैसे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उसको अच्छे से एनालाइज करते रहो, और जो हम सेशन ले रहे हैं उसको उसको अच्छे से नोट करते रहो, एक दो बार देखते रहो। तो और ये जो क्लास अच्छी लग रही है, कोई भी दिक्कत लग रही है तो उसको आप कमेंट में बताते रहिए, और अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज जो क्लास में 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, PYQs भी रहने वाले हैं, पूरे प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं। तो ज़्यादा डिस्कशन भले ना हो, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो देख के आपको अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं ग्रुप डी में। तो ये ओरिजिनल सेट पेपर आपका है जो आज लाए हैं, ओरिजिनल पेपर है। तो आज पता चल जाएगा आपको कि किस तरीके के पेपर, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। उस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो बातें रहेंगी, ज्यादातर चीजें रहेंगी, हम बताते रहेंगे, लेकिन जो जो आपका आंसर्स रहेंगे अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपतित किरण होने पर किसी किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होता है। तो देखो, एफ पर प्राप्त होना का मतलब अवतल दर्पण, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण, ठीक। तो एफ कहाँ, फोकस कहाँ है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर है, ये क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमको एफ पर प्राप्त होता है, क्या कह रहा है, एफ पर प्राप्त होता है। तो एफ पर प्राप्त कब होगा, जैसे मान लो कब होगा, फोकस प्लेन के साथ में, नहीं प्राप्त होगा। मुख्य अक्ष ये, मुख्य अक्ष की ओर झुका हुआ नहीं, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर जब होगा, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी आपका सही होगा, आंसर डी सही होगा। अब देखो, अवतल की बात आएगी, तो अवतल के बारे में, अवतल लेंस किसमें यूज करेंगे, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा, जिसको निकट दृष्टि दोष। उत्तल लेंस किसमें यूज करेंगे, उत्तल लेंस किसमें यूज करेंगे, जिसको दूरदृष्टि दोष होगा, दूरदृष्टि दोष जिसको होगा वो यूज करेंगे। अब देखो आंसर कौन सा हुआ, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा मतलब धुलने वाला सोडा, जो जैसे वाशिंग सोडा धोने वाला सोडा। तो ये है, क्या है, ये अम्ल नमक है, या तटस्थ नमक है, या मूल नमक है, या एक क्षार है। तो क्या होगा, इसको याद कर लीजिए, ये क्या है अपना, एक मूल नमक है, मूल नमक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। इसको याद कर लीजिए, वाशिंग सोडा क्या है, एक मूल नमक है। प्रीवियस ईयर पेपर में पूरा पूरा आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है, एक मूल नमक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो दूधिया कलर का हो जाता है, घोल जो होता है दूधिया कलर का हो जाता है। घोल कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर। तो देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं होता है, हरा रंग दिखाई देता है, नहीं, घोल दूधिया कलर का हो जाएगा। हाँ, कैसा हो जाएगा, घोल दूधिया कलर का हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। घोल कैसा हो जाएगा, घोल दूधिया कलर का हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.03% मिलेगी आपकी। ये किसके लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है आपको, देखो ग्रीन हाउस गैसेस तो है ही है, ये आपको जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी जिम्मेदार है। किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिस रिस्पॉन्सिबल है।
पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि जितनी चीजें जैसे आप जब कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन खोलते हैं या जिसमें बुदबुदाहट आती है, तो जिसमें बुदबुदाहट आएगी, जिसमें भी बुदबुदाहट आएगी तो समझो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। जैसे मान लो बुदबुदाहट वाली, बुदबुदाहट वाली चीजों में बुदबुदाहट वाली चीजों में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। बुदबुदाहट वाली चीजों में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इतनी चीजें याद रखिए। जब चूने के पानी से अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो घोल का कलर कैसा हो जाएगा, अपना दूधिया कलर हो जाएगा, दूधिया कलर। ये चीजें भी लिखते रहिए और आंसर पे फोकस रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है किसका। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट जब सबसे कम जो होगा, तो देखो मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इसमें होगा। इससे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। इससे ज्यादा किसका होगा, इसका। सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा। तो सबसे कम पूछा है तो किसका होगा, आपका ऑप्शन डी, मेथेन का सबसे कम होता है। तो मेथेन देखो इसमें है ना, ये देखो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे ज्यादा पूछता है तो सबसे ज्यादा होगा इसका, सबसे अधिक इसका होगा, तो ऑप्शन डी। अब मेथेन के बारे में अगर देख लो, मेथेन, तो इसका अगर फार्मूले की बात करेंगे तो CH4 होगा। कहां से निकलेगा, देखो आपके धान के खेत से निकलेगा, जो जानवर जुगाली करते हैं उससे निकलेगा, दलदली जमीनों से निकलेगा। इसका जो मुख्य घटक रहेगा तो आपका LPG का मुख्य घटक रहेगा, सीएनजी का मुख्य घटक जो रहेगा वो सीएनजी का मुख्य घटक आपका मेथेन ही रहेगा। सीएनजी का, LPG का तो ब्यूटेन और प्रोपेन रहेगा। और मेथेन ग्रीन हाउस गैस तो है ही मेथेन, तो इसको दूसरे नाम से तो और बायोगैस भी बोलते हैं और गोबर गैस भी बोलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव और डैश होकर गुजरती है। तो क्या होकर गुजरेगी, देखो दर्पण के सतह या फोकल प्लान के समांतर या फोकल प्लेन के लंबवत। तो क्या कैसे गुजरेगी, फोकल प्लेन के लंबवत गुजरेगी। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्य करने के वाले बल की दिशा निर्भर करती है। देखो धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करेगी, चुंबकीय क्षेत्र के और धारा दोनों पे। देख लीजिए, ना धारा पे, ना तो धारा, ना दिशा, ना चुंबकीय क्षेत्र। ये तो गलत हो गया। कौन सा, अकेले धारा, हाँ धारा डिपेंड तो करता है लेकिन धारा अकेले नहीं, तो ये भी गलत हुआ। अकेले चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होता। देखो चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों रहते हैं। कौन कौन से रहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी आपका सही होगा। किस पे डिपेंड करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों पे। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जब एक गोल हरे बीज वाले पौधे को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीढ़ी का परिणाम होता है। देखो जब भी हरे बीज वाले पौधे एक साथ झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के साथ संकरण किया जाएगा तो कैसा बनेगा, झुर्रीदार और हरे बीज, गोल और पीले बीज, गोल और हरे बीज, कौन सा बनेगा, गोल और पीला बीज, गोल और
पीला बीज। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो ये चीज याद रख लीजिए, जब हरे बीज वाले पौधे एक झुर्रीदार पीले पौधे ये वाले मटर के पौधे के साथ संकरण किया जाएगा तो संकरण करने के बाद जो मिलेगा हमको, तो गोल और पीला बीज मिलेगा, गोल और पीले बीज वाले पौधे मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है फ्रीडरिश वोहलर। वोहलर मतलब ये वही वोहलर है, पहला केमिकल कंपाउंड जो यूरिया बना था, ये वोहलर साहब वही है। वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से एक किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो देखो, सबसे पहला जो रासायनिक पदार्थ बना यूरिया, वो वोहलर साहब ने बनाया था। किससे बनाया था? देखो, अमोनिया से बनाया था? नहीं, अमोनिया से। मेथेन नाइट्राइल्स? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। किससे बनाया था? अमोनियम साइनाइड से बनाया था। किससे? अमोनियम साइनाइड से। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं गलाघोटू गैस। सबसे विषैली गैस और गलाघोटू गैस या विषैली गैस भी बोलेंगे, ठीक है। मेथेन नाइट्रेट अमोनिया तो जानते हो किससे बनाई जाएगी? हैबर विधि द्वारा बनाई जाएगी। किससे? हैबर विधि द्वारा बनाई जाएगी। अमोनियम साइनाइड वोहलर साहब ने यूज किया था यूरिया बनाने के लिए, अमोनियम साइनाइड, याद कर लीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मटर के पौधों के साथ मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया, क्यों कहा गया? देखो, अब एक एक बहुत अच्छे से पढ़ो कि मटर के पौधे के साथ मेंडल ने प्रयोग के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया। क्योंकि कहा गया? क्योंकि छोटे पौधों की तुलना में बड़े पौधे नहीं। कौन सा? लंबेपन के लिए लंबेपन के लिए जीन का प्रतीक टी था, जबकि लघुता के लिए जीन का प्रतीक स्मॉल टी था। ऐसा तो कुछ था नहीं ना। मटर सहित सभी जीवों में लंबे व्यक्ति छोटे व्यक्तियों की तुलना में लंबे व्यक्ति अधिक आम हैं। ऐसा भी तो कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एक पौधे की लंबाई इस बात की परवाह किए बिना काफी लंबी थी कि उसमें एक जीन या दो जीन थे। एक जीन या काफी लंबी थी कि उसमें एक जीन या फिर दो जीन थे। एक जीन को क्या बोलेंगे? एलील, और दो जीन होंगे तो एलील। जीन को क्या बोलेंगे? एलील। तो देखो, आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। समझ में आई चीजें? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाधानों में से कौन सा प्रकाश बिखेर सकता है? प्रकाश का फैलाव जो प्रकाश को फैला सकता है, तो कौन सा एक है? ये पूछ रहा है। तो देखो, अम्लीय घोल फैला सकता है, या क्षारीय घोल फैला सकता है, या इलेक्ट्रोलाइट घोल फैला सकता है, या कोलाइड घोल फैला सकता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? कोलाइड घोल आपका प्रकाश को बिखेर सकता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो आपको प्रकाश बिखेर सकता है वो कौन है? कोलाइड। अब देखो, अम्लीय घोल की बात करेंगे तो उसमें अम्लता होगी, क्षारीय घोल की बात करेंगे तो उसमें क्षारीयता ज्यादा होगी। अम्लीय की बात करेंगे, अम्लीय कब होगा? तो पीएच मान इसका 7 से कम होगा, और क्षारीय की बात करेंगे तो पीएच मान 7 से अधिक होगा उसमें। अब देखो, अगर अम्लीय की और बातें कर लेंगे तो स्वाद में खट्टे होंगे, क्षारीय स्वाद में तीखे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मानव में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र? ये क्वेश्चन देखो, कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र? मानव में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? लिंग गुणसूत्र की बात पूछा है, ना कि सारे पूछा है।
गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, ये नहीं पूछा कि मानव के अंदर गुणसूत्र। देखो दो तरीके से पूछेगा मानव के अंदर गुणसूत्र तो कितना 23 पेयर, 23 पेयर। अगर कहेगा लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहेगा, अगर लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहोगे तो एक जोड़ा होता है, एक पेयर। अगर कहेगा लिंग निर्धारण गुणसूत्र तो कितना जोड़ा, एक जोड़ा, एक पेयर, केवल एक पेयर होगा लिंग निर्धारण गुणसूत्र, क्योंकि 22 पेयर तो सेम सेम रहते हैं फीमेल में और मेल में भी। देख लीजिए एक्स एक्स किस में रहेंगे, फीमेल में कितने पेयर, 23 पेयर ही होंगे, 23 पेयर ही होंगे। मेल में क्या होगा, जो एक्स एक्स होगा, एक्स एक्स होगा तो ये 22 पेयर होगा, 22 पेयर। जो जो 23वां पेयर होगा तो वो एक्स वाई का होगा मेल में, 23वां पेयर। तो एक पेयर खाली ऐसा होता है, 1 पेयर एक्स वाई का होगा, एक्स वाई का होगा। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है कि लिंग का निर्धारण कौन करता है। लिंग का निर्धारण, लिंग मतलब पुरुष या स्त्री, पुरुष या स्त्री, लिंग मतलब का निर्धारण, का निर्धारण कौन करेगा, हमेशा पिता ही करेगा, फादर ही करेगा, मेल ही करेगा। हमेशा लिंग का निर्धारण मेल, पापा या पिता ही करेगा। कौन करेगा, मेल या पिता, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक्स वाई रहते हैं, बाकी फीमेल के पास तो एक्स ही एक्स है, तो वो लिंग का निर्धारण नहीं करेगा। लिंग का निर्धारण करेगा आपका मेल पर्सन जो होगा या पिता जो होगा। अब तो एक गुणसूत्र कैसा होगा, जो लिंग निर्धारण करेगा। 22 पेयर तो सेम सेम होंगे। अगर टोटल की बात करेगा तो 23 पेयर होगा। तो कितना, 23 पेयर। तो इसमें क्या कहा है, गुणसूत्र उपस्थित होता है, जो लिंग गुणसूत्र जिससे निर्धारण होता है। तो कितनी जोड़ी होंगी, कितने पेयर, एक पेयर होगा, एक पेयर होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी चीजें नोट कर लेते हो आप, नोट भी कर लिया करो और रिवाइज भी किया करो। देखो अच्छा पढ़ने का तरीका ये रहता है, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो भाई, क्योंकि देखो इतना कंपटीशन तो अच्छा खासा है, तो उसमें ये है कि चीजें नोट कर लो और उसको कंटिन्यूअसली ये मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, चीजें अपने आप आ जाएंगी। मल्टीपल टाइम मतलब ये कि दूसरे दिन रिवाइज करो, या फिर वीक में एक दिन रिवाइज करो, या फिर वीक में 2 दिन, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन रिवाइज करो। रिवाइज करना तो बहुत जरूरी, रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ कितना भी लो क्वेश्चन गलत होंगे। आपको लगेगा हमको चीजें आ रही हैं, लेकिन नहीं आएंगी। लगेंगे चीजें कि हम कर लेंगे, लेकिन फाइनल टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, या फिर आप टेस्ट देते होंगे तो पता ही चल जाती होंगी चीजें कि होती नहीं है, चीजें बन नहीं पाती हैं वो उस तरीके से। तो देखते हैं नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बच्छी पादप है। सब याद करने वाले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्छी पादप है। कीट बच्छी मतलब जो कीड़ों को खा लेता है, अगर उस पर बैठ जाता है कीड़ा तो उसको खा लेगा, खत्म कर देगा। देखो लाइकेन की बात करें तो ये किससे बनेगा, शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है लाइकेन। किसकी, शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक के बीच की कड़ी कौन है, लाइकेन है। देखो कद्दू को तो आप जानते हो, कद्दू कीट बच्छी पादप है, नहीं ऐसा तो नहीं है। मशरूम को भी आप जानते हो, मशरूम कीट बच्छी पादप हो सकता है, नहीं होगा। तो मशरूम को अच्छा दूसरे वे में क्या कहेंगे, तो इसको कवक ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कवक। तो इसका आंसर, अगर कवक की बात करेंगे इसकी स्टडी को, तो क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अब शैवाल के स्टडी को भी देख लीजिए, इसको बोलेंगे फाइकोलॉजी। इसको फाइकोलॉजी बोलेंगे। कवक को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी बोलेंगे। तो कद्दू तो आंसर है नहीं आपका, तो आंसर कौन सा होगा, पिचर।
पिचर पादप जो होता है, पिचर पादप जो होगा वो क्या होगा, कीट भक्षी पादप है। पिचर पादप कीट भक्षी पादप होगा। ये चीजें याद करने वाली है, सब याद करते रहिए, याद करते रहिए। देखो जो याद चीजें हो जाएं उनका प्रॉपर एक नोट्स बनाते रहिए, उनको मल्टीपल टाइम पे रिवाइज भी करना है, ऐसा नहीं चीजें आएंगी। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट में किसका यूज किया जाएगा, तो सीमेंट में देखो सबसे ज्यादा एल्यूमिना यूज की जाएगी और कैल्शियम यूज किया जाएगा। देखो कैल्शियम, एल्यूमिना, यूज किया जाता है। तो देख लीजिए Al2O3 ये क्या है, ये उभयधर्मी का एग्जाम्पल, उभयधर्मी का, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंटा एसिड है, एंटा एसिड। कॉपर ऑक्साइड नाना, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर डी होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, एक उसको एंटा एसिड बोलते हैं, क्षार है, क्षार। तो Al2O3 भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना कहलाती है। देखो एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाएगी, चुंबकीय प्रेरण। देख लीजिए चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय तरंग नहीं, चुंबकीय तरंग प्रसार नहीं, चुंबकीय विकिरण नहीं, तो चुंबकीय प्रेरण। हाँ चुंबकीय प्रेरण क्या बोलेंगे उसको चुंबकीय प्रेरण बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अधिकांश सामान्य गैसें दृश्य प्रकाश में परिक्षेपण नहीं दर्शाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगों के प्रसार के वेग डैश होते हैं। तो देखो प्रकाश के वेग डैश होंगे, कैसे, देखो जो प्रक्षेपण नहीं दर्शाएगी तो वो किस वजह से नहीं दर्शाएगी, किस वजह से। अब देखो जैसे मान लो कोई हमसे आगे तेज दौड़ रहा है, तो हम उसके बराबर दौड़ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो हमसे आगे है कि पीछे। अगर हम बराबर हैं तो अगर बराबर होंगे तो वो हम पता नहीं, डिसाइड नहीं हो पाएगा कौन आगे है कौन पीछे। तो प्रक्षेपण जो नहीं दर्शाएगा तो इसके मतलब उसकी जो प्रकाश की तरंग है तो उसके बराबर ही है, तो देख लो हमेशा C से बहुत अधिक होगा। देखो अधिक होगा तो दर्शाएगा, अधिक होगा तो प्रक्षेपण दर्शाएगा, अगर बहुत अलग होगा तब भी दर्शाएगा, कम होगा तब भी दर्शाएगा, अगर बहुत कम होगा तब भी दर्शाएगा। अगर समान है, अगर प्रकाश के समान है तो फिर वो प्रक्षेपण नहीं दर्शाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर आपका होगा बी की प्रक्षेपण नहीं दर्शाएगा। कब, जब उसकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊतक को सुधारने में मदद करता है। कौन सा ऊतक को सुधारने में मदद करता है। निम्न में से कौन सा ऊतक को सुधारने में मदद करता है। तो देखो कौन सा करेगा, कार्टिलेज, एरियोलर, लिगामेंट, टेंडन। तो हमने लिगामेंट और टेंडन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। देखो लिगामेंट को कैसे बताएंगे, बोन टू बोन जो होगा, बोन टू बोन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट बोलेंगे। इसमें बोन टू मसल्स होगा। कार्टिलेज किसको बोलेंगे, कार्टिलेज मतलब ये बोलेंगे जो बोन भी नहीं होगा और मसल्स भी नहीं होगा। मसल्स की टाइट वाली चीज, बोन से मतलब जो हल्का कड़क चीज होगी, टाइट। मसल नहीं होगी, बोन भी नहीं होगा, लेकिन वो हल्का टाइट होगी वो चीज,
और जैसे मान लो कैसे कार्टिलेज का एग्जांपल, जैसे कभी कभी देखते हो ना कि मांस भी वो नहीं और टाइट टाइट बहुत है, वो टाइट टाइट बहुत है, तो उसको बोलेंगे वो कार्टिलेज। जो ऊतक है, ऊतक को सुधारने में काम करेगा, तो कौन कौन सा करेगा? एरिओलर। एरिओलर ऐसा वो ऊतक है जो ऊतक को सुधारने में काम करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन जानते हो आप? चीजों को सड़ाया जाता है, चीजों को फड़ाया जाता है। तो किण्वन की प्रक्रिया किसमें संभव? देखो, पैरामीशियन में, यूग्लिना में, अमीबा में, और या फिर ईस्ट में। तो आप सोच के बताइए किण्वन की प्रक्रिया संभव किसमें है? किण्वन की प्रक्रिया किसमें संभव होगी? ईस्ट में संभव होगी, ईस्ट में। आप बचपन से ये पढ़ते चले होंगे कि गुथा हुआ आटा कुछ समय के बाद में फूल क्यों जाता है? तो ईस्ट के कारण फूलता है, ईस्ट के कारण। तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? उसमें होती है किण्वन प्रक्रिया, किण्वन, फर्मेंटेशन। कौन सी? किण्वन, फर्मेंटेशन प्रक्रिया होगी। अगर का बात करेंगे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, तो अमीबा जो अपना फूड करता है तो अपने पदपात से करता है, अपने जो उसके पैर होते हैं उससे करता है। अगर अमीबा का शेप कहेंगे तो एक चप्पल के आकार का शेप रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्टिंग में डैश का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग में डैश का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग में डैश का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्टिंग मतलब वर्मी कल्चर, मतलब केचुओं की खेती। केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। केचुआ एकमात्र ऐसा जीव होता है जिसके कोई आंख नहीं होते हैं। अब केचुआ देखो तो इसके बारे में, केचुआ के बारे में जान लो। केचुआ देखो, इसको क्या क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे किसान का मित्र, नंबर 1 किसान का मित्र। नंबर 2 क्या बोलेंगे? इसके कोई आंख नहीं होते हैं, इसके कोई आंख नहीं होंगे, आंख नहीं होंगे इसके कोई, ठीक है। और इसकी अगर खेती की बात करें तो क्या बोलेंगे? वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्मी कल्चर बोलेंगे इसको। तो क्या वर्मी कंपोस्ट में डैश का उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा? अर्थवार्म इसका आंसर होगा, अर्थवार्म। राउंड वार्म बिल्कुल नहीं होगा, राउंड वार्म तो बिल्कुल भूल के भी नहीं लगाना। फ्लैट वार्म तो आप लगा भी नहीं सकते, टेप वार्म भी नहीं लगाएंगे, कौन लगाएंगे? अर्थवार्म, मिट्टी का सबसे मित्र, किसान का मित्र। क्या लगाएंगे आंसर? अर्थवार्म। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अब ये केचुआ के बारे में आप ये चीज जाने, किसान का मित्र बोलते हैं और इसके कोई नेत्र नहीं होते, नेत्रहीन होता। और हाँ, एक चीज और है इसमें, इसको द्विलिंगी जंतु बोलते हैं। द्विलिंगी जंतु होता है। इसके अगर स्टडी की बात करेंगे तो वर्मी कल्चर बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश चीजें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश चीजें। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जान लीजिए ना। पहले जिप्सम देखो, जिप्सम क्या होगा? CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये हो गया आपका जिप्सम, ठीक है। अगर पीओपी की बात करेंगे तो इसमें से अगर 1.5 वाटर निकाल लेंगे, 1.5 वाटर, CaSO4 डॉट 1.5 वाटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा, हाफ H2O। ये क्या बन गया? ये बन गया पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है जब कैल्शियम सल्फेट, ये वही पूछ रहा है, ये बनेगा कैसे? ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां पानी के 1 अणु के साथ साझा करती हैं, तब बनेगा। कैसे बनेगा? कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां जब पानी के 1 सूत्र से साझा करती हैं, तब क्या बनेगा? कैल्शियम पीओपी बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। कैल्शियम सल्फेट का 1 सूत्र इकाइयां
पानी के दो पानी से साझा करता है, 2 पानी से साझा करता है। कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां कैल्शियम सल्फेट की 2 सूत्र इकाइयां पानी के 1 अणु से साझा करते हैं, तो आपका बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या थी? अगर मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करें तो इसको कैसे सजाया गया था? तो ये परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था। कैसे? परमाणु भार के मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे सजाई गई थी? परमाणु भार के आधार पर। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जनक हैं तो मोजले साहब हैं, मोजले साहब। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बात करें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो इसके फादर कौन कहे जाएंगे? तो मोजले। इन्होंने कैसे सजाई थी? इन्होंने सजाई थी परमाणु क्रमांक के हिसाब से। कैसे? परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। अब देख लो मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य सीमा क्या थी? ये पूछ रहा है। तो देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। नहीं, ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। और 36 पंक्तियों को अवधि ना ये तो नहीं। मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया क्योंकि वे बहुत प्रतिक्रियाशील हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ऐसा तो मेंडलीव ने नहीं किया था। अक्रिय गैसों को मौजूदा क्रम में छोड़े बिना एक नए समूह में रखा जा सकता है? ऐसा नहीं बिल्कुल किया जा सकता। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ये सही बात है। जो मेंडलीव साहब थे उन्होंने भी हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए थे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी ही सही होगा कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो मोजले साहब है, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करेगा तो मेंडलीव है जिन्होंने परमाणु भार के आधार पर सजाया था। तो आज की कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये जो आज जो पीवाईक्यूज हैं ऐसे सीरीज चलती रहेगी। पीवाईक्यूज और सेट पीवाईक्यूज भी कभी करवाएंगे, सेट भी करवाएंगे। जो सेट करवाएंगे उसमें भी पीवाईक्यूज ही रहते हैं। तो अच्छी लग रही क्लास तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा। थैंक यू।